उत्तर प्रदेश के हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय महाराज जी को मैं चरण वंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज मुझे जनपद मुरादाबाद में आने का अवसर प्राप्त हुआ। कार्यक्रम तो पहले संक्षेप में था कि मुरादाबाद मंडल में हमारे जो एक जनप्रतिनिधि मेहनत करते हैं, इनके लिए कुछ और स्कीम हम लेकर के जाएं। लेकिन मुझे इस कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद आप सबसे संवाद बनाने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है और इसी बहाने सैकड़ों करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं थी उनका लोकार्पण और शिलान्यास का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर ज्येष्ठ पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आप सबको इन परियोजनाओं के भी लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, हमारी स्वयं की संपत्ति और हमारा वैभव राष्ट्र की सुरक्षा में कैसे सहायक हो सकता है, दानवीर भामा शाह का प्रेरणादायी व्यक्तित्व उसका उदाहरण है। याद करिए, हल्दी घाटी के युद्ध में तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए जब महाराणा प्रताप को युद्ध का मैदान छोड़ करके हटना पड़ा था, मात्र 22,000 की सेना महाराणा प्रताप के पास और लाखों की सेना अकबर से उनका मुकाबला हो रहा था। उस युद्ध में अंतिम क्षण की घटना के कारण कुछ ऐसा घटित हुआ कि महाराणा प्रताप को युद्ध का मैदान छोड़ करके जंगल की ओर पलायन करना पड़ा था। लेकिन हल्दी घाटी से प्रारंभ हुआ भारत के स्वाभिमान और विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ लड़ाई बंद नहीं हुई। अरावली के जंगलों में लड़ाई लड़ती रही और एक समय ऐसा भी आया जब महाराणा प्रताप के पास इस युद्ध को लड़ने के लिए कुछ भी नहीं रह गया था। बहनों और भाइयों, तब भारत माता का महान सपूत भामा शाह अपनी पूरी संपत्ति को महाराणा प्रताप के चरणों में समर्पित करते हुए उन्होंने कहा था कि देश की आजादी के लिए भामा शाह भी अपना योगदान देने के लिए आया है और उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप को दी, जिस संपत्ति के बल पर 12 वर्ष तक पूरी सेना का वेतन और अकबर को दांतों तले चने चबवाने के लिए मजबूर करने की सामर्थ्य थी, जिसके बल पर फिर से मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ के सभी दुर्ग और किले वापस फिर से महाराणा प्रताप के पास आए और भारत के स्वधर्म और स्वदेश की लड़ाई कैसे होनी चाहिए, महाराणा प्रताप ने उसका उदाहरण देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया। ऐसे दानवीर भामा शाह की पावन जयंती के अवसर पर मैं ऐसे महान त्यागी, ऐसे महान तपस्वी, ऐसे महान दानवीर भामा शाह जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने व्यापारी बंधुओं को, प्रदेश भर के व्यापारी बंधुओं को, उद्यमियों को इस दिवस की बधाई देता हूं और व्यापारी कल्याण दिवस के अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो भी उद्यमी या व्यापारी जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, हमारी डबल इंजन की सरकार उसे 10 लाख रुपए की बीमा कवर भी देता। अगर उसके साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए उस परिवार को सहायता स्वरूप। 96 लाख एमएसएमई यूनिट आज के दिन पर यूपी के अंदर कार्य कर रहे हैं। 3.25 करोड़ नौजवान इन यूनिट में काम कर रहे हैं। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला कोई क्षेत्र है तो वह
सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग है, एमएसएमई यूनिट है। सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण बना तो बहनों और भाइयों, आज उसके कारण प्रदेश में निवेश आया, बड़े बड़े निवेश आ रहे हैं, कई उद्योग लग रहे हैं, कई विश्वविद्यालय बन रहे हैं, कई मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, अत्याधुनिक सुविधाएं। और अब तो आप लखनऊ जाएंगे, यहां से आपके लिए पहले से एनएच की सुविधा थी, साथ साथ गंगा एक्सप्रेसवे से अगर आपने प्रयागराज की दूरी तय की तो यात्रा को बड़ा शानदार बना देगा। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज का यूपी जाना जा रहा है। देश के अंदर सर्वाधिक एक्सप्रेसवे का प्रदेश, सबसे अधिक एयरपोर्ट का प्रदेश, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रदेश, लॉजिस्टिक के रूप में, हब के रूप में जिस प्रदेश की अपनी पहचान बनी हो, सर्वाधिक रोजगार देने वाले प्रदेश के रूप में और सबसे तेज गति के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले प्रदेश के रूप में अब उत्तर प्रदेश हो गया है। अब बीमारू नहीं है, रेवेन्यू सरप्लस राज्य है और भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में आज यूपी जाना जा रहा है। बहनों और भाइयों, ये तब संभव हुआ है जब आपने यहां से अच्छे लोगों को चुनाव जिता करके भेजने के लिए कुछ कार्य किया। रितेश गुप्ता, ठाकुर रामवीर सिंह चुनाव जीते तो आज विकास की योजनाएं आ रही हैं। बहनों और भाइयों, महापौर हमारा जीता तो विकास आ रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी की जीती, विकास आ रहा है। बहनों और भाइयों, काठ में भी और मुरादाबाद देहात में भी अगर डबल इंजन सरकार के चुने गए विधायक होते और सांसद भी डबल इंजन सरकार से जुड़े हुए बीजेपी या सहयोगी दल के होते तो विकास की गति को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिलती। ये सपा बसपा के लोग या कांग्रेस के लोगों का विकास का अपना विजन नहीं है। इनके विकास का मतलब तो इनके परिवार का विकास है। ये लोग अपने परिवार को ही प्रदेश मान लेते हैं और जब हमें कोई पूछता है हम लोग बोलते हैं कि प्रदेश का विकास ही हमारा विकास है। 25 करोड़ लोगों की खुशहाली हमारी खुशहाली है, 25 करोड़ लोगों का विकास ही हमारा विकास है। आज यही कारण है उत्तर प्रदेश तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर होकर के एक नए मॉडल को प्रस्तुत कर रहा है। अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, अब उत्तर प्रदेश में उपद्रव नहीं होते। कुंदरकी के चुनाव में आपने देखा, और मैं धन्यवाद दूंगा मुरादाबाद के जनपद वासियों को और कुंदरकी वासियों को खास तौर पर, जिन्होंने तुर्क को परास्त करके साबित कर दिया कि बाबर का राज नहीं चलेगा, अब राम राज ही चलेगा। और राम राज के प्रतीक के रूप में आपने अपने प्रतिनिधि के रूप में ठाकुर रामवीर सिंह को चुनाव जिता करके भेजा। ये समाजवादी पार्टी की सोच बाबरी सोच है। ये बाबरी सोच विध्वंसक सोच होती है। ये बाबरी सोच कभी संबल के हरिहर मंदिर के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करती है। ठीक 500 वर्ष पहले संबल के साथ यही त्रासदी घटित हुई थी। अगर तत्कालीन समाज जागरूक होता, संबल में हरिहर मंदिर का कोई बाल बांका नहीं कर पाता, वहां के 67 तीर्थों का कोई बाल बांका नहीं कर पाता, वहां के 19 कूपों पर कोई जबरन कब्जा नहीं कर पाता, वहां पर कोई जबरन धर्मांतरण करके स्थानीय लोगों को जबरन आक्रांताओं के पीछे चलने के लिए मजबूर नहीं कर पाता। ये जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विभाजन करने की नीति है,
यही बाबरी सोच है। ये जातिवाद के नाम पर बांटना, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटना, जातीय मुद्दों को उठा उठा करके समाज में विद्वेष पैदा करना, जिससे राष्ट्रवादी समाज कमजोर हो और जो लोग अपने विध्वंसक मंसूबों के साथ निगलने को तैयार होते हुए दिखाई देते हैं संस्कृति को, उन लोगों को मजबूत किया जा सके। याद करिए, आज जो पैसा हम मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए दे रहे हैं, सुंदरीकरण के नाम पर दे रहे हैं, पैसा पहले भी था। वह अंतर ये था, पहले पैसा पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों के लिए नहीं जाता था, पहले ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए जाता था, अब ये पैसा किसी मंदिर को सुंदर स्वरूप देने के लिए जाता है। अब ये पैसा रामायण वाटिका में खर्च होता है, अब ये पैसा संविधान वाटिका बनाने में खर्च होता है, अब ये पैसा सेना के शौर्य को सम्मानित करने के काम आता है। यही अंतर है। पिछली सरकारों की सोच कब्रिस्तान की सोच थी, पिछली सरकारों की सोच तुष्टीकरण की सोच थी, इसलिए विकास नहीं होता था, दंगे होते थे, उपद्रव होते थे। और आज हमारा यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, अब है यूपी में सब चंगा। अब यूपी में सब चंगा है, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं। जो राष्ट्रवादी सोच का होगा वो हमारा होगा, और जो विध्वंसक सोच का होगा मारीच और सुबाऊ की तरह उसकी दुर्गति सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। और उसी के लिए हमने जीरो टॉलरेंस की नीति भी अपनाई है। कोई बेटी को छेड़ेगा, कोई व्यापारी का जबरन अपहरण करेगा, कोई नौजवान की नौकरी में सेंध लगाएगा, कोई अन्नदाता किसान के हक को छीनेगा, तो तय कर लो किस लोक में उसको जाना है। बहनों और भाइयों, मैं तो आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। विकास के मुद्दे पर, विरासत को संरक्षण देने के मुद्दे पर, नौजवान के रोजगार को लेकर के, गरीबों के उत्थान को लेकर के, अन्नदाता किसानों के खुशहाली को लेकर के, और उद्यमी और व्यापारियों को एक अच्छा वातावरण, निवेश और व्यापार अनुकूल वातावरण देने के लिए ये डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। और मैं इसी के लिए आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए, इसी के लिए मैं आया हूं। मुरादाबाद को अपनी स्पीड को भी इससे 4 गुना आगे बढ़ाना है। आप तैयार हैं? स्पीड बढ़ाएंगे, और स्पीड बढ़ेगी तब जब रितेश गुप्ता और ठाकुर रामवीर सिंह की तरह काठ में भी, ठाकुर द्वारा में भी, बिलारी में भी ये डबल इंजन सरकार के प्रतिनिधि चुन करके जाएंगे। तब जब वहां पर भी सभी विधानसभा क्षेत्रों में कमल खिलेगा, तभी तो मां लक्ष्मी की कृपा होगी। नहीं तो ये साइकिल तो दंगा का प्रतीक है, कर्फ्यू का प्रतीक है, लूटपाट का प्रतीक है। आप देखो कहीं भी जहां इनको मौका मिला था, इन्होंने अराजकता के सिवाय, उपद्रव के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज धोखे में रख करके फिर ये लोग राम भक्तों को धोखा देना चाहते हैं। वर्तमान के वक्तव्यों को देख करके तो लगता है समाजवादी पार्टी के मुखिया को कुछ सद्बुद्धि आई है क्या, या धोखे दे रहे हैं, धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार बन गई तो अयोध्या को चमकाएंगे। अरे अयोध्या को तो डबल इंजन सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चमका चुकी है।
वहां आपके सहयोग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस सद्बुद्धि के लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आपने अंततः अयोध्या को स्वीकारा है और ये हमारी वैचारिक विजय है। देर सवेर आप भी राम नाम का संकीर्तन करते हुए दिखाई देंगे और उन गलतियों का पश्चाताप करेंगे जो आपकी पहले की सरकारों ने जो पाप किया था, राम भक्तों पर गोली चलाने का और जय श्री राम बोलने पर लाठी डंडा भांजने का। जरूर उससे पश्चाताप करेंगे, सार्वजनिक पश्चाताप आप एक दिन करेंगे।